प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं यदवेंद्र सर पॉलिटी की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम मूल अधिकार के पार्ट 1 के बारे में बताए थे। अनुच्छेद 12 से लेकर 17 तक का चर्चा कर लिए थे। आज उसके आगे इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम अनुच्छेद 18 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। और सभी बच्चे तैयार हो जाएं। अनुच्छेद 18 से 35 तक की आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 देखें, क्योंकि दोनों ही क्लासों में मूल अधिकार जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है परीक्षा में, उन दोनों क्लासों से एक ये क्लास और एक इसके पहले वाले मूल अधिकार खलास हो जाएगा। कुछ भी नहीं ऐसा होगा जो आपको आ ना जाए। चलिए अब देखते हैं। पहले बात करता है अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत मतलब उपाधि जो दी जाती है किसी को, जैसे कौन सी उपाधियां दी जाती हैं पहले के टाइम पर या अभी के टाइम पर, लोग उपाधि दे देते थे कि इनको ये उपाधि देता हूं, इनको ये उपाधि देता हूं, इनको ये उपाधि देता हूं। तो गवर्नमेंट अब किसी को उपाधि नहीं देगी, इस पे रोक लग गया है। कैसे क्या है कहानी, चलो समझते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों की अंत की बात। एक बार तो क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा पहले कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18 में वर्णित है। या आएगा अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है? तो उपाधियों के अंत का वर्णन है। ठीक है, अब देखिएगा अनुच्छेद 18 जो उपाधियों की अंत की बात करता है, उसमें जरा देखिए। अनुच्छेद 18 इसकी बात चल रही थी, तो उपाधियों के अंत की बात करता है। मूल प्रावधान यह केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। हम किसी को कोई उपाधि दे सकते हैं, जैसे गांव में बोल देते हैं का हो मास्टर, क्या हो रहा है? तो मास्टर कह के बुलाए लिए, का हो डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? का हो दरोगा साहब, क्या हो रहा है? तो ऐसे ही किसी को उपाधि दे लेते हैं, वो उपाधि अलग हो गई। लेकिन राज्य मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। यहां राज्य के लिए कह रहा है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, मतलब ये राज्य के विरुद्ध ये सारे उपाधि की बात कर रहा है कि राज्य जो है, सरकार जो है, वो किसी को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अच्छा, राज्य उपाधि नहीं प्रदान करेगा, किसको क्या नहीं प्रदान करेगा? समझिए, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक क्या नहीं कर सकते हैं? किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो कोई विदेशी जो नागरिक विदेश में जाकर के या विदेश से ही कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। विदेश की कोई भी उपाधि हमारे इंडियंस नहीं ले सकते हैं। ये हमारा रूल बना दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। अच्छा, और क्या रूल है? कोई विदेशी व्यक्ति भी है, अगर वो भारत में किसी सेवा में कार्यरत है तो वो भी उपाधि नहीं ले सकता है। 18 का एक कहता है कि कोई भारतीय विदेशी उपाधि नहीं लेगा। 18 का 2 कहता है कि कोई विदेशी है वो लेकिन भारत में कार्य कर रहा हो, सेवा में हो, तब भी वो कोई उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया। अगर उसको उपाधि लेना होगा तो कैसे लेगा? वो पहले राष्ट्रपति से वो परमिशन लेगा, तब वो अपने देश की कोई उपाधि ले सकता है। बात समझ में आई? इंडियंस तो विदेशी ले ही नहीं सकते हैं कोई उपाधि, लेकिन अगर वो विदेशी है और भारत में कार्यरत है तो पहले भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेगा, फिर अपने विदेशी देश से जहां का वो है वहां की कोई उपाधि ले सकता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसको भी समझिए। भेंट या उपलब्धि की बात कर रहा है। भारतीय या विदेशी दोनों विदेश राज्य से भेंट लेने के लिए भारतीय राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है। मतलब उपाधि भी नहीं ले सकते और साथ में कोई भेंट अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसको भी बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से ना तो कोई विदेशी और ना ही कोई भारतीय नहीं ले सकते। नहीं तो कुछ लोग कहते क्या विदेश से पैसा आता, कहते अरे हमको तो भेंट में दिए हैं। तो भेंट में नहीं, भेंट लेने के पहले भी आपको क्या करना होगा? प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा। अगर प्रेसिडेंट कह दिया कि आप ले सकते हो तभी आप ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते हो। ये भी बात आप याद रखना। और क्या पॉइंट है? शिक्षा और सेना जगत में, शिक्षा में और सेना जगत की उपाधि ले सकते हो। शिक्षा का कोई उपाधि हो जाए या सेना का कोई उपाधि हो जाए, ये दोनों उपाधियां लिया जा सकता है। कैसे? शिक्षा का कैसे? जैसे आप लोग जानते हो कि कुछ लोग डॉक्टर की उपाधि ले सकते हैं। सेना का कैसे? जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सारी उपाधियां ले लेते हैं ना। तो शिक्षा और सेना के जगत में उपाधियां ले सकते हो, बाकी किसी क्षेत्र की उपाधि नहीं ले सकते हो। और पॉइंट एक याद रखना है, जो भारत रत्न पुरस्कार है उस समय इसको भी बंद कर दिए थे, ये भी नहीं दिया जाएगा, ये भी एक उपाधिक श्रेणी में आता है। लेकिन बाद में कहा गया कि भारत रत्न पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार है, उपाधि
नहीं है। भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, ये क्या है, एक पुरस्कार है। इसलिए अनुच्छेद 18 का उल्लंघन ये नहीं करता है। तो अब अगर प्रश्न आए, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करता है? और ऑप्शन में दिया रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जिसमें रहेगा शिक्षा और सेना जगत की उपाधि और भारत रत्न पुरस्कार, वही सही रहेगा। भारत रत्न पुरस्कार एक पुरस्कार है और शिक्षा और सेना जगत में उपाधि दी जा सकती है और कहीं भी उपाधि नहीं दी जा सकती है, ये बात बिल्कुल याद रखना। तो अब याद कर लो उपाधियों के बारे में, उपाधियों के अंत के बारे में जो वर्णन है अनुच्छेद 18 में किया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे अगले पॉइंट में कह रहा है अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, देखिएगा। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 इसकी प्रकृति कहते हैं, क्या ये विदेशियों को भी प्राप्त है या केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो आप जानते हो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियन सिटीजनशिप को है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है, सबको प्राप्त नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद 19 का नेचर कैसा है, देखिए। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं है। जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा, फिर पढ़ाते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए आगे, ये कह रहा है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये असीमित नहीं है, इस पे सीमा लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, असीमित नहीं है, इसका मतलब इस पे संसद बाउंडेशन लगा सकती है। अनुच्छेद 19 के तहत क्या स्वतंत्रता दी गई है? बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो किसी को, आपको बोलना है तो एक सीमा में रहकर ही बोल सकते हो। आपको किसी को गाली नहीं दे सकते हो, ये स्वतंत्रता नहीं है। आपको बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत जरूर दी गई है। तो देखिएगा जरा, असीमित नहीं है, राज्य संप्रभुता, एकता और मानहानि के आधार पर युक्ति प्रतिबंध लगाया हुआ है इस पे कि अगर कोई व्यक्ति मानहानि का आपके ऊपर केस करा दिया, किस बेस पर कि इन्होंने हमको गाली दिया, तो तुरंत मानहानि का केस हो जाएगा। समझ में आया? तो मानहानि का केस हो जाएगा तुरंत अगर आप किसी को गाली देते हो। तो अब आपको क्लियर हो गया, अगर अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, तो उतना ही दिया गया है जितना किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। दूसरे को डिस्टर्ब करेगा तो मानहानि का केस कर देगा आपके ऊपर और आप जेल चले जाओगे। चलो देखो आगे, प्रारंभ में जो ये स्वतंत्रताएं थी 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में केवल 6 मूल रूप से ये स्वतंत्रताएं बची हुई हैं। अनुच्छेद 19 के 6 पार्ट हैं। अनुच्छेद 19 का 1 का ए है, अनुच्छेद 19 के 1 का बी है, अनुच्छेद 19 के 1 का सी है, ऐसे डी है, ई है, एफ निश्चित कर दिया गया। एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 इन दोनों में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है, इन दोनों को निश्चित कर दिया गया। जरा देखिएगा, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये 44वां संविधान संशोधन कब आया अगर बात आए? 1978 में आया था, इसके द्वारा हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो बचे हुए हैं, कितने बचे हैं? 6 बचे हुए हैं। मतलब अगर अब प्रश्न में आएगा कि अनुच्छेद 19 में अब कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। जैसे अनुच्छेद 19 के 1 का ए कहता है बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 का ए है, ए मतलब अनाउंसमेंट। अनुच्छेद 19 के 1 का बी कहता है सम्मेलन कर सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से। अनुच्छेद 19 के 1 का बी कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के 1 का सी कहता है कम्युनिटी बना सकते हो, संघ बना सकते हो। अनुच्छेद 19 के 1 का डी कहता है कि संघ बनाने के बाद आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। अनुच्छेद 19 के 1 का डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ई क्या कहता है कि आप कहीं भी जा करके घूम रहे हो, जहां वहां निवास कर सकते हो। ई के बाद एफ निश्चित कर दिया गया और जी में क्या है? आजीविका का साधन अपना सकते हो। तो ए बी सी डी ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। जरा देखिए, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 के बी में क्या है? हथियार रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 के सी में क्या है? संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप कम्युनिटी बना सकते हो। ठीक है, कि संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। सहकारी संस्थाओं को
97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। आगे अनुच्छेद 19 के 1 के डी में क्या है, भारत के अंदर के क्षेत्र में, बाहर नहीं, बाहर की बात कर देगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 21। जब भारत के अंदर के क्षेत्र की बात करेगा वहां घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के डी में दिया गया है। वही डी के बाद ई में क्या दिया गया है, ई में कहा गया भारत के किसी भी भाग में रहने, कहीं घूमने गए, अच्छा लग गया जगह तो वहां रहने लगे, तो इसी तरीके से याद कर लेना, भारत के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता जो दी गई है वो किस में दी गई है, ई में दी गई है। एफ निकाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, इसके द्वारा एफ निकल गया। उसके बाद एफ के बाद जी आएगा। जी में क्या कहा गया है, कोई भी वैधानिक वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। याद रखना, व्यापार कर सकते हो, आजीविका का साधन अपना सकते हो, ऐसा जी में कहा गया भारत के किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अवैध व्यापार नहीं कर सकते हो। ये इनलीगल है कि आप अवैध व्यापार इसमें शामिल नहीं है, कहीं भी आप अवैध व्यापार की बात आएगा तो वो अपने यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ये बात भी याद रखना। तो अनुच्छेद 19 मुझे लगता है क्लियर हो गया, उसी को थोड़ा और देखते हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ क्या है, मतलब मैंने कहा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना अनुच्छेद 19 में, ये वाक एवं अभिव्यक्ति है क्या, एग्जैक्ट इसको समझना होगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति क्या है। वाक मतलब ये नहीं कि बोलना ही केवल, अभिव्यक्ति मतलब ये नहीं केवल बोलना। जरा देखो अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या आता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है, प्रेस की स्वतंत्रता ये भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता लगता है। मूल संविधान में ये नहीं था। द इंडियन प्रेस बनाम भारत संघ केस में कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। ये केस याद रखना क्या है, द इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 में ऐसा कहा गया। जरा और देखिए, इसी अनुच्छेद 19 के तहत क्या कहा गया, सूचना का अधिकार दिया गया है कि अपने बातों को जानने और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, कि जो आपके मन में ख्यालात आ रहे हैं किसी भी राज्य के किसी भी कर्मचारी से, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन का दिया गया है कि आप किसी की भी सूचना जान सकते हो, कौन क्या कर रहा है, या अपनी सूचना की मेरा प्रोसेस कहां तक पहुंचा उसको जानने का आपको अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, 19 के तहत। अच्छा, इसी 19 के तहत मौन रहने का भी अधिकार है कि आप अगर चुप हो हमेशा तो कोई आपको मौन को आपको तोड़वा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 19 में ऐसा कह दिया गया है अगर आप मौन की अवस्था में हो तो कोई आपको तोड़वा नहीं सकता आपके मौन को। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति भी चुप रहना भी शामिल है। जैसे राष्ट्रगान के समय कुछ लोग क्या रहते हैं, बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े रहते हैं, तो ये नहीं कि अब उनके शांत मुद्रा को कोई तोड़वा सकता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रगान में कहा गया है कि राष्ट्रगान करते समय आप सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अनभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति में अनभिव्यक्ति चुप रहना भी शामिल है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत बोलना भी शामिल है और चुप रहना भी, दोनों उसके अंतर्गत आ जाता है। कोई बोले कोई चुप रहे, दोनों स्वतंत्रताएं हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत निहित की गई हैं। ऐसे ही तैयार करना है, यही पेपर में आता है। जैसे भी पिछले पेपर में एक जगह कहीं पूछा था, सोने का अधिकार कौन सा अधिकार है, निद्रा का अधिकार है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, वो सब अभी आता है, देखते जाओ। ध्वज फहराने का अधिकार अपने घर के ऊपर, या कोई आपको कार्यालय है उसके ऊपर ध्वज फहरा सकते हो, ये भी आर्टिकल 19 के तहत ही स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो क्या देखे, प्रेस की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता या सूचना का अधिकार, ये सब आर्टिकल 19 के तहत ही आपको प्रदान किए गए हैं। जरा और आगे देखिएगा, आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 ये कहता है क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि अगर आप अपराध करते हो तो किस प्रकार से आपको कानून सुरक्षा दी है आर्टिकल 20 में, उसको समझो। आर्टिकल 20 के 1 का ए क्या कहता है कि पहली बात तो जिस समय आपने अपराध किया उस समय के कानून में अगर वो अपराध की श्रेणी में आते हो आप, उस समय का जो कानून था उसमें वो काम अपराध लगता है जो आपने किया है, तो आपको अपराधी माना जाएगा। आपको तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि आप पे अपराध सिद्ध न हो जाए। दूसरी बात, अपराध की सजा आपको क्या दी जाएगी, जिस समय आपने अपराध किया था उस समय पर जितना दंड का प्रावधान रहा होगा वही दंड आपको दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको उससे ज्यादा दंड दे दिया जाए। दंड का क्या प्रावधान है कि जितना उस समय अपराध का सजा था, मान लीजिए आपने 2018 में आपने अपराध किया
उस समय उस अपराध की सजा 1 साल थी, और आपका जो ये पास होता है बिल, ये पास होता है 2021 में, उस समय सजा हो गई 4 साल की। तो आपको जो दंड मिलेगा वो 2018 के अकॉर्डिंग जो 1 साल का था उसी के तहत आपको दिया जाएगा, क्योंकि अपराध के समय उस समय प्रावधान क्या था, 1 साल की सजा, तो अपराध उसी के तहत मिलेगा। ओके, ये तो हो गया आर्टिकल 19 के 1 का, सॉरी आर्टिकल 20 के 1 हो गया। आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है, ये कहता है कि एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, एक अपराध के लिए केवल 1 बार दंडित किया जाएगा, दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है कि 2-2 बार एक अपराध किए 2-2 बार दंडित कर दो, ऐसा हमारे संविधान में नहीं कहा गया है। वो किस आर्टिकल में है, 20 के 2 में है। 20 का 3 क्या कहता है, 20 का 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, कि अगर वो चाहे अपनी मर्जी से गवाही दे तो ठीक है, लेकिन उससे कोई जबरदस्ती गवाही नहीं ले सकता है, ये 20 का 3 कहता है। तो 20 का 1, अपराधी अपराध की श्रेणी में जब तक नहीं आता है तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, और जिस समय अपराध की सजा थी, जिस समय अपराध किया था उस समय जितनी सजा थी उतनी ही दी जाएगी। 20 का 2 कहता है एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। 20 का 3 कहता है, क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हो गया 20 आर्टिकल। अब अनुच्छेद आता है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है, अपने प्राण की स्वतंत्रता, अपने दैहिक मतलब अपने शरीर की स्वतंत्रता आपको क्या क्या दी गई है। जैसे इसके अंतर्गत कार्यपालिका के आदेश से सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन विधायिका के कानून से पूर्ण सुरक्षा नहीं है। संसद भी द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इसको सीमित भी कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, संसद, आपने अभी बताए थे मूल अधिकार को संसद ही सीमित कर सकता है और कोई सीमित नहीं कर सकता है। न्यायपालिका ने इसको सुरक्षा जरूर दिया है, न्यायपालिका ने इसको सुरक्षा दिया है कि अगर संसद कोई कानून बना देता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका कोई भी कोई कानून बना देता है जो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस हद तक उसको शून्य कर दिया जाता था जहां वो मूल अधिकार को उल्लंघित करता था। ठीक है, लेकिन यहां पर एक स्पेशल मेजॉरिटी है आर्टिकल 21 में, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यही है भी पूरे। अगर मूल अधिकार में पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 21 ही है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 21 कहता क्या है, अनुच्छेद 21 कहता है कि अगर आपके मूल अधिकार जो दिए गए हैं, ऐसा कोई, जैसे कोरोना का समय था, मान लीजिए कोरोना के समय पे आप लोग देखे होंगे बहुत लोग, धर्म के लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं। तो आप कहोगे मेरी तो मुझे ऐसी स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 21 के तहत, निजता के अधिकार के तहत, कि मैं अपने बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता हूं। तो ये आर्टिकल 21 में ऐसा कहा गया है कि जब चाहेगा तब संसद कानून बना करके एक कानून बनाएगा और उसके बाद उसको सबको पालन करना होगा। ठीक है, तो कहेगा कि इतने से इतने समय तक आप लोग किसी से गले नहीं मिलोगे, बाहर घूमने नहीं जाओगे। ये आर्टिकल 21 में यह भी प्रावधान है कि जब चाहेगी संसद इस पे बाउंडेशन भी लगा सकती है। इस बात को भी याद रखो, भले ही वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, लेकिन कब, विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकती है, हमेशा नहीं। अच्छा ठीक, 2 केस आया, कौन कौन सा, एक ए.के. गोपालन केस आया 1950 में। ए.के. गोपालन केस में क्या कहा गया कि जीवन का अधिकार का संबंध केवल जीवित रहने से, केवल जिंदा रहो चाहे आप जैसे रहो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अनुचित था 1950 के ए.के. गोपालन केस में जो कहा गया। उसके बाद क्या आता है, मेनका गांधी केस 1978 में। इसमें कहा गया जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, जीवन का अर्थ जीवित रहने के साथ साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने से है, कि आपको डिग्निटी हो आपके जीवन में, आप एक गरिमापूर्ण जीवन जियो, ऐसा कहा गया है। इज दैट क्लियर? आगे देखो बेटा, आर्टिकल 21 का क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार की बात करता है। आप जानते हो इसी 21 के अंतर्गत एक आर्टिकल जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में आया था, जो इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्षों को बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दो। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार आता है एग्जाम में। इस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है आर्टिकल 21 के ए में। किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा कहा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, अगर आए कि आरटीई, ये भी पेपर में आया हुआ है कि आरटीई अधिनियम कब आया था, आरटीई एक्ट कब आया था, तो आया था 2009 में। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।
आया 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। सभी पॉइंट इसी तरीके से क्लियर करना है। आर्टिकल 21 भी क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 21 में, जो गरिमापूर्ण जीवन है, इसकी परिधि क्या है, कितना गरिमापूर्ण जीवन दिया गया है। देखो जरा, इसी गरिमापूर्ण जीवन के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया, कौन कौन से अधिकार आपको दे दिए गए, विदेशी यात्रा करने का, कि आप गरिमापूर्ण जीवन में, कि आप अपनी डिग्निटी को जी रहे हो, आपका गरिमा आपको लगता है कि हमें विदेश में घूमने जाना चाहिए, तो जाओ घूम के आओ। तो गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत विदेश यात्रा भी आता है। निजता का अधिकार, एक आया केस पुट्टा स्वामी केस 2017 में आता है। इस केस में कहा जाता है कि निजता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार हो गया है। आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार क्या है, निजता मतलब निजी, अपने निजी मामले, जो पर्सनल मामले हैं, वो आप किसी को जबरदस्ती नहीं बता सकते हो। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं पूछ सकता है कि आप कितने बजे खाते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे टहलने जाते हो, ये आपसे कोई जबरदस्ती नहीं पूछ सकता है। आपकी मर्जी है बताओ, आपकी मर्जी है नहीं बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है बच्चा, आगे देखो, जीवन साथी चुनने का अधिकार, आपको अपने मनमर्जी का जीवन साथी भी चुनने का अधिकार है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको अपने मनमर्जी का जीवन साथी चुनने का अधिकार जो दिया गया किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आर्टिकल 21 के तहत आता है। अगला, पर्यावरण एवं जल का, पर्यावरण जल, अच्छा समझिएगा, स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ जल का, स्वच्छ पेयजल का अधिकार है आपको, कि आपको स्वच्छ पर्यावरण मिले और स्वच्छ जल के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो करो। आपको ये दोनों अधिकार हमारे संविधान के तहत दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, हथकड़ी से सुरक्षा, मनमाने तरीके से हथकड़ी ना लगाने का अधिकार दिया गया है। कोई अपने मनमानी कर करके आपको हथकड़ी हाथों में नहीं लगा सकता है। यह भी अनुच्छेद 21 के तहत क्या किया गया, आपको सुरक्षित किया गया। यह भी गरिमापूर्ण जीवन को कहीं ना कहीं, अगर आपको सब समाज के सामने आपको तुरंत हथकड़ी लगा दें, तो कहीं ना कहीं आपकी गरिमा नुकसान पहुंचेगा ना। तो ये भी आपको अधिकार है कि मनमाने तरीके से हथकड़ी नहीं लगाएंगे। जब आप एक्सेप्ट करोगे कि लगा लीजिए मुझे हथकड़ी, तब आपको लगाएंगे, बस आप जघन्य अपराध ना किए। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा कैसे, कार्यस्थल पर अगर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न ना होने का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अगर कार्यस्थल पर ही महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो भी वो इसी श्रेणी में आता है। अच्छा, अन्य अधिकार कौन कौन से हैं, यही पेपर में आया था अभी, निद्रा या सोने का अधिकार, कि आप सो रहे हो तो आपको सोने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है। आवास का अधिकार, मतलब आपको रहने का भी अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया कि आप कहीं भी आवास बना करके रह सकते हो। पासपोर्ट भी रखने का अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत दिया गया 21। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर आर्टिकल कहा जाए मूल अधिकार में कौन सा है, 21 ही है। क्लियर हुआ इतना? चलो आगे, थोड़ा तेज मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको बहुत कुछ अभी पढ़ाना बाकी है। मूल अधिकार में बड़ा चैप्टर है, लेकिन आज सोच रहा हूं कि इसको मैं पूरा पढ़ा दूं मूल अधिकार, ताकि आप लोगों को पूरा तैयार हो जाए। बस ध्यान से आप सुनते चाहिए और नोट डाउन करते चाहिए। और अभी तक अगर आप लोग लाइक ना किए हो तो लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और पूरी क्लास की प्लेलिस्ट बनती जा रही है। जो लोग अभी पूरी क्लास ना किए हों तो इसके पहले की भी जो क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं उनको भी कर लेना। चलो आगे देखो, आर्टिकल 22 की बात आता है, गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण दिया गया है। कैसी गिरफ्तारी के रूप में, 3 प्रकार के, 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3 ऐसे हैं। 22 का 1 क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उसका कारण पहले पूछ लो कि आपको हम क्यों गिरफ्तार करने के लिए आए हो। तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, ये किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत, कि आप अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो। ठीक है, दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जो न्यायालय है, उसके सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। लेकिन उसमें कौन सा समय छोड़कर, परिवहन का समय छोड़कर और छुट्टी का समय छोड़कर, यात्रा का समय और छुट्टी का समय, अवकाश का समय, ये दोनों समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है अपराधी को। ये हो गया 22 का 2। 22 के 3 में क्या है, विधिक सहायता, मतलब अपने मन पसंदीदा वकील भी चुनने का अधिकार दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 22 के 3 के तहत। जरा देखो 22 का 1 क्या कहता है, 22 का 1 कहता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। 22 का 2 क्या कहता है, 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार। 22 का 3 क्या कहता है, अपनी मनमर्जी का वकील चुनने का अधिकार। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो अच्छे अच्छे के दिमाग खिल जाएंगे। इसलिए आप ऐसा पढ़ो
कि जो किसी को ना आए वो आपको जरूर आए। मुझे पता है मैं थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूं, लेकिन पेपर में आजकल बहुत सिंपल भी नहीं आ रहा है, ऐसे ही पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए हमको यहां तक जाना पड़ा, इतने लेवल तक इसकी तैयारी कर लो। जब पेपर में यहां पूछा गया है, अभी पिछले पेपर शायद पेट के पेपर में पूछा गया था, निद्रा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 21 के तहत, जिनको पता था वही लगाए, नहीं तो अनुच्छेद 21 बस वही सबको तैयार है कि दो सिद्धि के रूप में संरक्षण है, कि गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण है, कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, क्या क्लियर करोगे, आपको वही तीनों क्लियर रहेंगे। उसके अंदर पूछा गया ना कि सोने का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, या पर्यावरण को सुरक्षित रखने का अधिकार, या पेयजल को स्वच्छ रखने का अधिकार, ये सब 21 के तहत है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा डीप जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 23 आता है। 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 किसके लिए? बाप के लिए, और 24 किसके लिए है? बच्चे के लिए। मतलब बाप का शोषण करोगे तो 23 की बात कर रहा है, बाप मतलब वयस्क जो हो गए, और 24 मतलब बच्चों की बात करता। पहले बाप आया कि बच्चा? पहले बाप आए ना, तो ये इसे याद रखना, पहले 23 में वयस्कों के लिए और 24 में बच्चों के लिए। क्या वयस्क और बच्चा कह रहा हूं, समझिए इसको थोड़ा। दुर्व्यापार, बेगार, बलात्सर्म। दुर्व्यापार मतलब किसी को बेच दो अपने व्यापार के लिए, खरीद लो अपने व्यापार के लिए, और उससे वेश्यावृत्ति कराओ, उससे मजदूरी करवाओ, तो ये सब क्या हो जाएगा? दुर्व्यापार हो जाएगा। बेगार मतलब क्या होगा? बिना भुगतान के जबरन काम कराना, जबरदस्ती काम कराओ, पैसों ना दो, ये बेगार होगा। बलात्श्रम क्या होगा? इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना, उसकी इच्छा नहीं है तब भी उससे काम करा रहे हो। तो ये तीनों अपराध किस श्रेणी में रखा गया? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। लेकिन किसको? वयस्क के लिए है, ये जो एडल्ट हो चुके हैं उनके लिए, कि एडल्ट लोगों से भी आप ये तीनों काम नहीं करा सकते हो। मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते हो, बेगार नहीं करवा सकते हो, बिना पैसे काम नहीं करवा सकते हो, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। ये तीनों अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए कुछ संवैधानिक अधिनियम आए इसके विरुद्ध में। एक संवैधानिक अधिनियम आया अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956, और दूसरा संवैधानिक अधिनियम आया बधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। तो अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में आता है, और बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो आता है 1976 में आता है। अब बच्चे के लिए देखो क्या प्रावधान अनुच्छेद 24 में। कारखानों में बालकों का नियोजन, जो कारखाने हैं उसमें बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। किन बच्चों से? कौन से बच्चे? जो 14 वर्ष से छोटे हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा कारखानों आदि में। ये प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है। इसीलिए हम कहे थे पहले बाप फिर बेटा, 23 में बाप और 24 में बेटा का प्रावधान। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कारखाने, खान, जोखिम भरे कार्य नहीं कराए जाएंगे। और अपवाद में देखो, राज्य आपात स्थिति में, जब इमरजेंसी लागू हो उस समय पर सार्वजनिक कार्यों में इनको लगा सकती है। गवर्नमेंटेड वर्क में उस समय पर इनको लगा सकती है जिस समय पर क्या लागू हो? इंडिया में इमरजेंसी लागू हो, उस समय पर 14 वर्ष का नियम वहां पर खत्म हो जाता है। इसके संबंध में क्या अधिनियम आया कि 14 वर्ष के बच्चों से काम ना कराओ? कारखाना अधिनियम आया। कारखाना अधिनियम कब आता है? 1948 में आता है। उसके बाद खान अधिनियम आता है। खान अधिनियम कब आता है? 1951 में आता है। उसके बाद बाल श्रम निवारण अधिनियम, ये बाल श्रम निवारण अधिनियम आया 1986 में। तो 3 इधर भी आ गए, कौन कौन से? कारखाना अधिनियम आता है 1948 में, खान अधिनियम आता है 1951 में, और बाल श्रम निवारण अधिनियम आता है 1986 में। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 और 26, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें दिया गया। कैसी धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त है? क्या आपको कहा गया है 27 और 28 में ऐसा? क्या ऐसे 25 और 26 में कहा गया? तो 25 आर्टिकल का देखिए, इसमें दिया गया अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, कि आप अंतःकरण मतलब क्या होता है? अपने मन के अंदर जिस धर्म की श्रद्धा बैठा लो उस धर्म को आप मान सकते हो, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता आपके साथ। तो किसी भी धर्म को मानने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है, कि आप चाहे हिंदू धर्म को फॉलो करो, चाहे मुस्लिम धर्म को फॉलो करो, चाहे सिख को शामिल करो, चाहे ईसाई को शामिल करो, किसी को भी आप अपने मन में बैठाकर उनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको आर्टिकल 25 के तहत इसकी स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, विशेष प्रावधान, सिखों का कृपाण धारण करना, यह भी पेपर में आया हुआ है।
पूछा गया था सिखों का कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है, हिंदू के अंतर्गत ना केवल हिंदू आते हैं बल्कि हिंदू के अंतर्गत सिख, बौद्ध, जैन ये सभी शामिल हैं। अच्छा, अनुच्छेद 25 हो गया। उसके बाद अगला अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पाओगे, जरा ये सोचो, अगर आप किसी धर्म को मान लेते हो, अपना लेते हो, तब उसके लिए क्या कराओगे, फंक्शन कराओगे ना, तो धार्मिक कार्यक्रम कराओगे। जैसे गया जगन्नाथ जी कोई जाता है आके क्या कराता है, फंक्शन ही तो कराता है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 25 के बाद 26 में रख दिया गया। चलो, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन हो गया कि जो यहाँ पे धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को लेकर के उसे धार्मिक स्थल घोषित किया जा सकता है, ये भी आर्टिकल 26 के तहत ऐसा कहा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लग सकता है, कब, जब स्थिति कुछ ऐसी हो कि गंभीर स्थिति में हो। 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक, जब स्वास्थ्य को लेकर, एक कानून व्यवस्था को लेकर के, और एक नैतिकता को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के। अगर कहीं पर स्वास्थ्य का मामला आ जाए, कहीं पर नैतिकता का मामला आ जाए और कहीं पर कानून का मामला आ जाए, इन तीनों मामले में धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। कैसे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कोरोना का, उसी को ले लीजिए। हुआ क्या, कोरोना का टाइम चल रहा है, लोगों को एक दूसरे के, ईद का, मान लो ईद का दिन है, ईद के दिन में क्या करते हैं, एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं। अब कोरोना का टाइम है, कोरोना आप लोग जानते हो एक दूसरे से संपर्क आने पर बढ़ता है। तो उस समय पर हमारी जो स्थिति होगी, स्वास्थ्य खराब होगा अगर एक दूसरे से गले मिलेंगे। इसीलिए कोरोना में क्या लगा दिया गया, लॉकडाउन। अगर उसी समय ईद आया होता तो अब ईद में भी एक दूसरे से गले नहीं मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कहोगे अनुच्छेद 25 में यह भी कहा गया है, अगर मामला स्वास्थ्य का हो, अगर मामला न्याय का हो, अगर मामला नैतिकता का हो, तो इन तीनों मामले में हमारे धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसको बाधित किया जा सकता है। ये नहीं, उसमें भी छूट दिया गया है। क्लियर, आगे देखिएगा। आगे कह रहा है अनुच्छेद 27 और 28 कर में छूट धार्मिक शिक्षा के बारे में। कि अनुच्छेद 27 कहता है कि आप लोग दिमाग लगाओ, 25 में क्या था, 25 में था मान लो कोई धर्म अपना लो, 26 में क्या था, फंक्शन कराओगे, 27 में क्या करोगे, फंक्शन होगा, क्या आएगा फिर, कर आएगा, ठीक है, पैसा आएगा। तो अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर की स्वतंत्रता। कि धर्म के अभिवृद्धि के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आप क्या कर सकते हो, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य कोई अपनी तरफ से कर नहीं लगाएगा, लेकिन देखो, राज्य ऐसा कर नहीं लगाएगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए हो या भारत की पंथ निरपेक्षता दर्शाता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट वो ऐसा कर कोई नहीं लगाएगी जो किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए की बात हो, ठीक है। किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे पहले जजिया कर था, हिंदुओं से लिया जाता था, किसी के उत्थान के लिए लिया जाता रहा होगा, तो कहने का मतलब है गैर मुसलमानों से लिया जाता था ना। तो वैसे इस समय की बात कर रहा है कि अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी एक धर्म के अभिवृद्धि के लिए राज्य भी, कानून भी, गवर्नमेंट भी कोई टैक्स नहीं लगा सकती किसी पर। अब एक आता है कर शब्द और एक आता है शुल्क शब्द। कर तो नहीं लगा सकती लेकिन शुल्क वसूल सकते हैं। शुल्क कैसे, जैसे मंदिर, कहीं कहीं मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो शुल्क लेते हैं, चंदा लेते हैं ना, तो शुल्क या चंदा तो ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा लगाया, उसी की अभिवृद्धि के लिए हो सकता बटोर रहे हो ताकि आगे और अच्छा कर दें वहां पर, तो शुल्क ले सकते हैं, चंदा ले सकते हैं। जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है, उसी मुद्दा को ले लीजिए, एक बहुत बड़ा घटना भी अभी सामने आ रहा है करंट में कि वहां पर घोटाला हुआ है कुछ, तो वही तो लिया गया, शुल्क ही तो लिया गया, चंदा ही तो लिया गया है। तो शुल्क और चंदा ले सकते हैं, लेकिन ये कहें टैक्स लगाएं तो टैक्स नहीं है। धार्मिक कार्यों में कोई टैक्स की बात नहीं किया गया, अनुच्छेद 27 साफ साफ कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, 28 भी अभी देखते हैं, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। मतलब आपको शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की बात करता है, कौन से संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, जो फुल्ली गवर्नमेंटेड स्कूल है, मान्यता प्राप्त फुल्ली गवर्नमेंटेड जो स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन जो राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा वो फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प पा रहे हैं,
ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी को उसके ग्रहण करने के लिए, उस धर्म की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगला कहता है किसी का मान्यता प्राप्त निजी संस्थान है तो वहां भी यही रूल लागू होता है, को शिक्षा दे सकते हैं लेकिन किसी को बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा अंतर ये आ रहा है कि अगर वो मदरसा हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई गुरुकुल हो, तो वहां पर उस शिक्षा को मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। मदरसा में, गुरुकुल में अगर शिक्षा दी जा सकती है और उसको ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में सेट रखना। ये कहीं भी आपको अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 28 में ऐसा साफ साफ प्रावधान ही किया गया। अनुच्छेद 28 हो गया। अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में क्या है? संस्कृति। अनुच्छेद 30 में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि जो 29 का एक कहता है प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट और संस्कृति जो जीवन पद्धति है उसको बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का एक कहता है किसी की भाषा, किसी की संस्कृति, किसी की लिपि, वो अपनी लिपि को, अपनी भाषा को और अपनी लिपि को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है। अनुच्छेद 19 का एक ऐसा प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 19 का बी क्या कहता है? राज्य पोषित संस्थानों में धर्म, जाति, वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं करेगा। जैसे अनुच्छेद पढ़े थे आप 17 में भेदभाव का अधिकार, कि आपके साथ किसी कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहां कह रहा है कि राज्य और क्या नहीं करेगा? 19 के बी में कहा गया भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 29। ये अल्पसंख्यकों के लिए है, वो सभी नागरिकों के लिए था। ये किसकी बात करता है? अल्पसंख्यक समुदाय की। चलो 30 देखो, शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात करता है अनुच्छेद 30। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने मनो अनुकूल शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो अपने मन के अनुकूल शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। यह आर्टिकल किसमें कहा गया? 30। तो 29 में क्या है? अपनी शिक्षा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अपने भाषा और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं अपने लिए शिक्षण संस्थान भी ओपन कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 है। विशेष तथ्य, अल्पसंख्यक और अस्पृश्यता दोनों ही एक शब्द, दोनों ही शब्द भारतीय संविधान में है ही नहीं। ना तो भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र है और ना ही अस्पृश्यता शब्द का जिक्र है। दोनों का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलता। अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यही है मूल अधिकार का। अगर बात करें अनुच्छेद 21 के बाद तो अनुच्छेद 32 ही है, क्योंकि यही मूल अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में देखिए मौलिक अधिकारों का वास्तविक रक्षक अनुच्छेद कौन सा है? 32 है। क्या कहता है? B.R. अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न आता है किसने मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। लेकिन याद करो किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, आगे बात करें अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। वो 5 प्रकार के रिट जो जारी होते हैं, जैसे आप पढ़े हो, अधिकार परीक्षा रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण उसी में रिट है, उसी में परमादेश रिट है। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रकार की रिटें जो जारी की जाती हैं तो उसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती हैं। ठीक, अब अनुच्छेद 33 क्या कहता है? 33, 34, 35 ये संसद के विशेष शक्ति हैं। अनुच्छेद 33 कहता है कि अगर कोई कंडीशन ऐसा बनता है, कहीं पर सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी और संचार के आधिकारिक क्षेत्र को हैं और वहां पे जरूरत लग गई मूल अधिकार को थोड़ा सीमित किया जाए। कोई खुफिया एजेंसी है, याद रखो, अनुशासन बनाए रखने के लिए संसद सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और संचार के अधिकारियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। ठीक है, अगर कब? अनुशासन को बनाने के लिए, अनुशासन को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो खुफिया एजेंसी हो, चाहे वो सशस्त्र बल हो, चाहे जो कोई भी हो, उनके मूल अधिकार को उस समय सीमित किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 33 कहता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखोगे तभी आने वाला है, नहीं तो बस स्किप करते रह जाओगे वीडियो को, कुछ समझ में आएगा नहीं।
और जहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है वहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आएगा, मेहनत ही करना पड़ेगा। कभी भी शिक्षा बहुत आसानी से नहीं मिलती, शिक्षा के लिए मेहनत अपना लगाना ही पड़ता है। देखो आगे अनुच्छेद 34 क्या कहता है मार्शल लॉ के बारे में। क्या मार्शल लॉ कह रहा है? अगर जब देश में किसी हिस्से में सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ लागू हो तो संसद उस क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है। 33 में देखे थे कि जो अधिकारी होते थे सशस्त्र सीमा के या खुफिया एजेंसी के, इन लोगों के मौलिक अधिकारों को कम किया गया। 34 में देख रहे हो अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू है तो नागरिकों के उस क्षेत्र के नागरिकों का भी मौलिक अधिकार कम किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 कानून बनाने की शक्ति दिया गया है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद के पास है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, मौलिक अधिकार के जो नियम कानून को लागू करने के लिए केवल किसको पावर दिया गया है? संसद को। ये पॉइंट याद रखना, राष्ट्रपति ऑप्शन में दे देता है, आपको याद रखना ये पावर संसद को दिया गया है, ठीक है, कानून बनाने का। जैसे अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 21 का बनाया गया, तो अनुच्छेद 21 तो पहले से था, इसमें कुछ बढ़ाया गया मूल अधिकार में, तो 21 का कौन बनाया होगा? संसद। लोकसभा से पारित हुआ होगा, राज्यसभा से पारित हुआ होगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर किया होगा तब वो बना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 35 भी देख लिए। तो अनुच्छेद 18 से 35 तक इस क्लास में पढ़ लिए। उसके पहले 35 के पहले आपको 12 से लेकर 17 तक का अनुच्छेद पार्ट 1 में दिखेगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। और बच्चे आपको बताना चाहता हूं कि इसका पूरा प्लेलिस्ट संविधान का अलग से बना हुआ है, या वर्दी बैच के तहत जो भी आपको, जैसे रीजनिंग क्लास चल रही है, बायोलॉजी क्लास चल रही है, ज्योग्राफी क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है, जितने भी क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर की भी क्लास चल रही है, सब क्लास आप लोग डे बाय डे देखते रहिए और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इस चीज़ का मेरा वादा है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल प्लेलिस्ट ओपन कीजिए अभी डिस्क्रिप्शन में जा करके और देखिए सारे प्लेलिस्ट का लिंक वहां पर लगा हुआ है, तो ओपन कीजिए, देर किस बात की है। और चलते हैं अब इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।